जी जनाब, एक एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये सवाल है। इस क्वेश्चन में जनरल बोरिंग भी है और स्पेसिफिक बोरिंग भी है। तो जनाब, जब कभी जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग दोनों इकट्ठी आ जाएं तो सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग यूज होगी और फिर उसके बाद जनरल बोरिंग यूज होगी। ये तो सिंपल लॉजिकल डिस्कशन है कि जब कभी आप एक जो कंस्ट्रक्शन है या एक एसेट है वो फाइनेंस करवाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए जो स्पेसिफिकली लोन लिया गया है पहले वो चार्ज होगा और फिर उसके बाद उसकी जनरल बोरिंग चार्ज होगी। इस केस में पेमेंट्स के हवाले से और डेट्स के हवाले से बड़ा गौर से देखना होगा। नॉर्मली बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ होती है वो डेट्स ही होती हैं, तो हम लोग उन डेट्स को बहुत ही गौर से देखेंगे। जैसे मैंने अक्सर सजेस्ट किया है कि आप लोग अपने साथ एग्ज़ाम में 2 या 3 कलर के डिफरेंट हाइलाइटर्स ले जाएं जिनसे आप क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हाईलाइट कर सकते हैं। देखें, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कुछ लिख नहीं सकते लेकिन आप उसको हाईलाइट तो कर सकते हैं। आप डिसाइड कर लें कि डेट्स वगैरह जो हैं जिस किसी भी क्वेश्चन में वो मैं हमेशा येलो कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट किया करूँगा। जो इम्पॉर्टेंट रेट्स हैं उनको मैं रेड कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट किया करूँगा, ठीक है जी। और जो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर लिया करूँगा अपने पेन से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और वो कोई चीज़ मिस भी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑन सितंबर 1, 2015 स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज न्यू ऑफिस बिल्डिंग एंड कंप्लीटेड इट ऑन मई 31, 2016। 1 सितंबर को स्टार्ट हुई और 31 मई को ख़त्म हुई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ज़रा सोचें कि कितने मंथ्स हमारे लगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने 2015 में और 5 महीने 2016 में उसको लगे। टोटल 9 मंथ्स की ये कंस्ट्रक्शन। पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमेशा हम नीचे जाते हैं, हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन 30 जून 2016 in accordance with the requirement of international accounting standards. Borrowing cost calculation should be based on number of months. तो हमने बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो हम कैपिटलाइज करेंगे। अब हमारा जितना भी माइंडसेट है वो सारा का सारा कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट के ऊपर जाना चाहिए कि बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे कैसे कैलकुलेट होगा और फिर उसके बाद उसका आंसर, बाकी सारी चीजें वर्किंग में चली जाएंगी। अगर आप देखें तो इसमें फिर अब एक टाइमलाइन की बहुत अशद ज़रूरत है। आप लोग अपनी वर्किंग के अंदर एक टाइमलाइन बनाएंगे जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, विच इज़ कि हम लोगों ने इस डेट पे स्टार्ट किया और इस डेट पे एंड किया। ये हमारी स्टार्टिंग डेट है जी 1 सितंबर और ये हमारी एंडिंग डेट है जी 31 मई 16। आगे चलते हैं। उसने कहा जी कि 1 सितंबर 2015 को 10 मिलियन की पेमेंट हुई। तो इसी डेट पे पेमेंट नंबर 1 हुई, कितनी है जी 10 मिलियन की। प्लॉट करते जाएं सारी इंफॉर्मेशन इस टाइमलाइन पे जिससे आपको बहुत आसानी होगी। दिसंबर 1, 2015 को दूसरी पेमेंट किया आपने, तो हम लोग कहते हैं जी 1 दिसंबर 15 को हमने सेकंड पेमेंट की है विच इज़ फॉर ₹15 मिलियन। तीसरी पेमेंट आपने 1 फरवरी को की है, तो 1 फेब 16 के ऊपर आपने पेमेंट नंबर 3 की है विच इज़ 12 मिलियन और 1 जून को आपने पेमेंट की है। ओए, मई तो ख़त्म हो गया ना, मई पे कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई और एक पेमेंट आपने एंड पे की है 1 जून को जो कि आपकी कंप्लीशन के बाद है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 जून और ये जो पेमेंट है ये किस अमाउंट की है, ये पेमेंट है हमारी 9 मिलियन की, पेमेंट नंबर 4 9 मिलियन की। तो ये पेमेंट्स आ गई हैं। 3 पेमेंट्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन है और 1 पेमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है। हमें वो तमाम रूल्स ज़हन में लाने होंगे जिन रूल्स में हमने देखा था कि कैपिटलाइजेशन का पीरियड क्या क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोग इस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे उस हिसाब से। आगे चलते हैं जी। इन एडिशन टू द अबव पेमेंट्स, इन 5 पेमेंट्स के अलावा SIL paid a fee of ₹8 million on 1 September 2015 for obtaining the permit
अलाउइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग को शुरू करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन परमिट लिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये कंस्ट्रक्शन परमिट जो है बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। IAS 16 को जेन में लेकर आए। तो जब हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं वर्क इन प्रोसेस के अंदर, तो जो जो खर्चा उसको कंस्ट्रक्ट करने की वजह से लगा है वो हमें उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो यस, दिस 8 मिलियन इज आल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और इस 8 मिलियन को हम लोग इस एसेट के अंदर इसकी कॉस्ट का पार्ट समझेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि ये पेमेंट जो है ये एसेट के लिए ही हुई है। अज्यूम क्या करना है, यानी कि इट इज एविडेंट कि ये जो पेमेंट है ये एसेट के लिए हुई है, उसकी कॉस्ट का पार्ट है। तो 8 मिलियन की पेमेंट भी कॉस्ट का पार्ट समझी जाएगी। यहां पे हम 8 मिलियन लिखेंगे, यानी कि इसी डेट पे 1 सितंबर को हम लोगों ने एक पेमेंट नंबर क्या कहना चाहिए 5 भी की थी हमारी वर्किंग, हमारे नंबर्स के हिसाब से 8 मिलियन की। ठीक है जी, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, और जब आपने इसको पे किया है तो आपने अपने इसको बोरिंग से ही पे किया है। ऑन अगस्त 1, 2015 ए मीडियम टर्म लोन, उसने कहा जी द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। अच्छा, 1 अगस्त 2015 को, यानी कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से 1 महीना पहले 1 अगस्त को The medium term loan of rupees 25 million was obtained specifically for the construction of the building। ले जी, स्पेसिफिक लोन है तो मैं इसको कह देता हूं कि ये एक स्पेसिफिक लोन है, हमने लोन ले लिया है, इसे मैं लोन L1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ये है जी 25 मिलियन का, और ये स्पेसिफिक लोन है, ये ज़हन में रहे। अच्छा जी, for the construction of the building, the loan carried a markup of 12% per annum payable semi-annually। 12% का मार्कअप है, 12% semi-annually लिख लेते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद जो है एक कमिटमेंट फी ऑफ रुपीज 0.5 मिलियन ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन वाज चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने एक कमिटमेंट फी चार्ज कर ली है। बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि बोरोइंग कॉस्ट में मेजॉरिटी कंपोनेंट वो इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ उस इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए जो भी कॉस्ट बिजनेस को पे करनी पड़ी है वो सारी भी उस बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है। दिस मींस कि ये जो 0.5% ऑफ द अमाउंट, यानी कि 25 मिलियन का 0.5% जो है दैट वाज चार्ज्ड बाय द बैंक, ये बैंक ने पेमेंट काट ली है, 25 मिलियन में से बाकी अमाउंट आपको दी है। ये जो बाकी अमाउंट है दिस विल बी द अमाउंट जो कि आपके पास अवेलेबल है। तो अब इस अमाउंट को भी हम लोग एज ए पेमेंट ही ट्रीट करेंगे कि ये पेमेंट हमारे पास हो गई है, बैंक ने सबसे पहले अपने पैसे काट लिए, और एडिशनली उसने कहा कि सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट ऑफ 8% पर एनम। तो 8% पर एनम पे सरप्लस फंड हम लोगों ने इन्वेस्ट भी किए हुए हैं। सही है जी। और इसके बाद उसने कहा कि जी ऑन फरवरी 1, 2016 SIL पेड द 6 मंथली इंटरेस्ट, उन्होंने 6 मंथली इंटरेस्ट भी पे कर दिया है, प्लस 5 मिलियन टुवर्ड द प्रिंसिपल। तो कुछ अमाउंट जो लोन की है वो ड्यूरिंग द ईयर में वापस भी हो गई है। तो हमें स्पेसिफिक बोरिंग के केस में जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो कुछ इस तरीके से करना है। जरा गौर से देखिएगा, हम लोग वर्किंग करने लगे हैं। आप अपने पेपर पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के साथ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग, और इसके साथ आप लिखेंगे जो कमिटमेंट फी जो है जो आपने पे की है, ये भी तो आपकी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, इसमें कमिटमेंट फी आप ऐड करेंगे और लेस करेंगे सरप्लस फंड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम, जो आपको इनकम सरप्लस फंड के ऊपर से मिली है। अभी हम सिर्फ बोरिंग कॉस्ट के अंदर स्पेसिफिक बोरिंग का कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो दूसरी इसकी रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटीज हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर जनरल बोरिंग्स का जिक्र है, तो पहले स्पेसिफिक बोरिंग का जिक्र करते हैं, फिर जनरल बोरिंग का जिक्र करते हैं। ले जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल 25 मिलियन आपको मिला 1 अगस्त से। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसके ऊपर जितना इंटरेस्ट था वो क्या कैपिटलाइज होगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग का रूल ये है कि लोन आपका यूज होना शुरू हो जाए फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लोन हैज बीन रिसीव्ड, लोन रिसीव भी हो गया हो, तो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का जो आपका इंटरेस्ट है दैट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि ये इसमें दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। आगे चलते हैं। 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक का इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज होगा, बिल्कुल होगा।
25 मिलियन के ऊपर 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। 1 दिसंबर से 1 फरवरी के टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होगा। जी बिल्कुल चार्ज होगा, पूरा 25 का 25 मिलियन आपका आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग में आपने सिर्फ ये देखना होता है कि लोन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, लोन की यूजेज स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद जब तक आप लोन वापस नहीं करते या जब तक कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होती उस वक्त तक आप स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते रहते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा कि लोन की जो कंजम्पशन है, मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 1 सितंबर 15 से शुरू होगी और तब तक ये कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी जब तक आपका इंटरेस्ट जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन एंड नहीं हो जाती या आप लोन वापस नहीं कर देते। तो 1 फरवरी 2016 में आपने कुछ लोन भी रिटर्न किया है 5 मिलियन का, 5 मिलियन का लोन आपने वापस कर दिया है। तो ये जरा ज़हन में रखें कि जब से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है उस टाइम पीरियड से ऑनवर्ड जितना भी टाइम है स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में वो सारे के सारे टाइम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जरा गौर से देखें, हमारी जो अमाउंट है वो है जी 25 मिलियन। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो है जनाब 12%, और ये टाइम पीरियड कितना है? 25 मिलियन की अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रही है वो 1 सितंबर से लेकर 1 फरवरी तक रही है, और 20 मिलियन की अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रही है वो 1 फरवरी से लेकर 31 मई तक। तो हमें इसको दो पार्ट्स में कैलकुलेट करना होगा। 25 मिलियन 12% के हिसाब से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और ये हमारा टाइम पीरियड कहां से कहां तक है? 1 सितंबर से लेकर 1 फरवरी तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 1 2 3 4 5 और 6 मंथ तक इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो 25 मिलियन के ऊपर चार्ज करना होगा। तो हम लोग कहते हैं जी 6/12। और क्योंकि हम लोगों ने 5 मिलियन का इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दी है, रिफंड कर दिया है, तो अब 5 माइनस करने के बाद हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग में 20 मिलियन रह गया है, जिसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। कितने महीने? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मई के एंड पे आपका इंटरेस्ट, ये जो कैलकुलेशन ये ख़त्म हो गई है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ख़त्म हो गई है, तो हम लोगों ने इसको कर दिया 4/12। सो दिस विल बी द कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और लोन यूज होना शुरू हो जाता है उस वक्त स्पेसिफिक बोरोइंग का इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देते हैं। बीच में जो मर्जी पेमेंट्स हो, पेमेंट्स का ताल्लुक नॉर्मली आपकी जनरल बोरोइंग से होता है, तो वो हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस कर ली हैं, तो इनके आंसर्स हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे। आगे चलते हैं जी, कमिटमेंट फी की बात करते हैं। कमिटमेंट फी इज द फी जो कि आपको चार्ज हुई है टू ऑब्टेन द लोन, और ये जो ऑब्टेन द लोन होता है इसको बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, बोरिंग कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो जनाब ये जो हमारा 0.5% टू 25 मिलियन है, 25 मिलियन इंटू 0.5% ये बनेगा जनाब 12,50,000, सॉरी 125,000। तो 125,000 ये भी हमारी कमिटमेंट फी है जो बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगी। आगे चलते हैं, सरप्लस फंड इन्वेस्टमेंट इनकम का जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हमें कुछ पेमेंट्स को देखना होगा कि हमें सरप्लस फंड की जो है ना वो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। देखें जरा, सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास है 25 मिलियन का लोन, तो हम लोग लोन की और स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग का एक पेमेंट स्केड्यूल बनाते हैं। जरा गौर से देखिएगा, पेमेंट स्केड्यूल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। पेमेंट स्केड्यूल हमें बताता है कि जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की है तो आप जो पेमेंट्स है वो कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, कौन कौन सी पेमेंट कब कब हो रही है और वो कौन कौन से सोर्स से हो रही है। फर्स्ट पेमेंट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो आ रही है 10 मिलियन की। तो 1 सितंबर को आपने जो पेमेंट की है 2015 को, डेट इज 10 मिलियन। तो हम पेमेंट लिख देते हैं। ये जो पेमेंट है इसका सोर्स क्या है? ये हमारी स्पेसिफिक बोरिंग से हुई होगी, क्योंकि हमारे पास उस वक्त स्पेसिफिक बोरिंग थी, और अगर जनरल बोरिंग हो तो वो तब यूज होती है जब स्पेसिफिक बोरिंग खत्म हो जाती है। तो पहली पेमेंट 10 मिलियन की थी, ये हमने स्पेसिफिक बोरिंग से ही पे कर दी। उसी साल उसी दिन हम लोगों ने 8 मिलियन की एक और पेमेंट भी की है। तो हम लोग 1 सितंबर को दूसरी जो पेमेंट लिख रहे हैं 2015 को, वो लिख रहे हैं 8 मिलियन की, वो भी हम लोगों ने स्पेसिफिक बोरिंग से ही पे की है। और
इसके अलावा हमारी जब हम लोगों ने ये लोन लिया था तो उस वक्त एक और पेमेंट हमारी इससे चार्ज की जा चुकी थी विच इज़ कमिटमेंट फ़ी। तो कमिटमेंट फ़ी भी हम लोग लिख लेंगे कि 1 अगस्त को हमारी कमिटमेंट फ़ी भी चार्ज हो चुकी थी। 1 अगस्त 2015 को कमिटमेंट फ़ी चार्ज हो चुकी थी 1,25,000। तो मैं इसको कह सकता हूँ 0.125 मिलियन। ठीक है जी, और ये भी हमारी 0.125 मिलियन जो है ये स्पेसिफिक बोरिंग से ही हुई थी। ठीक है जी। अच्छा, जब हमारी स्पेसिफिक बोरिंग से इतनी सारी पेमेंट्स हो गई तो इसका मतलब ये है कि 10 और 8 18 18.125 मिलियन की पेमेंट्स हमारी स्पेसिफिक बोरिंग से हो चुकी थी जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जो हमारा कैपिटलाइजेशन का पीरियड है इस डेट के ऊपर हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ था स्पेसिफिक बोरिंग का वो कितना था, वो था हमारी जो टोटल पेमेंट्स हो चुकी थी 18.125 की, तो हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था जी 25 मिलियन माइनस 18.125 मिलियन। तो हमारे पास ये बैलेंस पड़ा हुआ था। इस सरप्लस फंड को हमने किया इन्वेस्ट, हमने इन्वेस्ट किया और ये सरप्लस फंड 1 दिसंबर 2015 तक इन्वेस्ट ही रहा। 1 दिसंबर 2015 तक कोई पेमेंट नहीं हुई। तो इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक हमारे पास जो सरप्लस फंड पड़ा रहा वो था जनाब 25 माइनस 18.125 यानी कि 6875। तो जनाब 6875 मिलियन का जो हमारे पास स्पेसिफिक इंटरेस्ट लोन पड़ा रहा इसको हमने कर दिया इन्वेस्ट। किस रेट के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 8% पर एनम के हिसाब से हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया। और कितनी देर के लिए इन्वेस्ट हुआ, जितनी देर तक ये टाइम पीरियड चल रहा था। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने तक ये जो अमाउंट है ये हमारे पास इन्वेस्ट ही रही। सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, सॉरी दिसंबर 1 जनवरी 1 दिसंबर है तो दिसंबर का महीना तो अभी यूज नहीं हुआ ना, फर्स्ट दिसंबर को ये आपकी पेमेंट हो गई। तो ये आपके पास 3 महीनों तक ये सरप्लस इनकम जो है ये इसके तौर पे आता रहा। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होगी कि 6.875 मल्टीप्लाई बाई 0.08 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास 1,37,500 137,500 दिस इज द अमाउंट जो कि हमारी सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट इनकम में यूज हुई। तो अगर हम बात करें तो इस डेट तक हम इस डेट से पीछे पीछे अपनी स्पेसिफिक बोरिंग में ही घूम रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने जब अगली पेमेंट की 1 दिसंबर 2015 को 15 मिलियन की, तो हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग में तो 18 मिलियन यूज हो चुका था। इसका मतलब यह है कि हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग में जो बैलेंस था दैट वाज, जो कि हम लोगों ने यहां पे लिखा है 6.875 मिलियन रह गया हुआ था। तो जो बैलेंस है हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग में अगर हम वो लिखना चाहें तो वो है जी 6.875। अब हमारी अगली पेमेंट आई जो कि हमने की 1 दिसंबर 2015 को। हमारी वो पेमेंट जो थी दैट वाज 15 मिलियन, ये वाली पेमेंट। तो ये जो पेमेंट थी ये जब हमने की तो हमने इसमें से 6.875 तो यूज किया स्पेसिफिक बोरिंग का, तो रिमेनिंग हमें जनरल बोरिंग का यूज करना पड़ा। ठीक है जी, तो रिमेनिंग जब हमें जनरल बोरिंग का यूज करना पड़ा तो जनरल बोरिंग हमने कितनी यूज कर ली, हमने जनरल बोरिंग यूज कर ली 15 मिलियन माइनस 6.875 यानी कि 8.125 हम लोगों ने जनरल बोरिंग यूज कर ली। अब ये कब तक यूज की है ये जनरल बोरिंग, ये हम लोगों ने इस डेट पे यूज किया 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर के बाद हम लोग जब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो गई हमें जनरल बोरिंग के ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो जनाब जनरल बोरिंग हम लोगों ने यूज कर ली है। अब इसके आगे मैं अभी रेट लिख देता हूँ, टाइम लिख देता हूँ, रेट अभी कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन ये चीज समझना जरूरी है कि 1 दिसंबर 2015 पर हमें जनरल बोरिंग को यूज करना पड़ गया, और इसका मतलब ये कि जब हम जनरल बोरिंग यूज करेंगे फिर उस वक्त स्पेसिफिक बोरिंग सारी खत्म हो चुकी है और इसके ऊपर सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम भी अब नहीं आ सकती क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग सारी खत्म हो चुकी है। तो ये वो डेट है जिस डेट पे स्पेसिफिक बोरिंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। मजे की बात यह है कि जिस टाइम पीरियड में जनरल बोरिंग चल रही होती है उस टाइम पीरियड में स्पेसिफिक बोरिंग
चल रही होती है, लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग के टाइम पे जनरल बोरिंग नहीं आती है। तो ये जो पहले वाला टाइम है इसमें सिर्फ जनरल बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग थी। इस टाइम पीरियड में स्पेसिफिक बोरिंग भी है और जनरल बोरिंग भी है। स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट ये देखें, ये 6/12 और 4/12 करके हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों ने ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल बोरिंग का देखना है कि कौन कौन सी जनरल बोरिंग हमने कितनी कितनी देर इस्तेमाल की है। तो जरा गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि हमने 8.125 मिलियन जो जनरल बोरिंग है वो 1 दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महीने हम लोगों ने ये वाली जनरल बोरिंग यूज की है। मैं इसके साथ टाइम लिख देता हूं 6 मंथ्स, ताकि हमें याद रहे। इसके बाद जब हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके आसानी से इस्तेमाल कर सकें हम। अच्छा जी, 1 फरवरी को क्या हुआ? 1 फरवरी को हम लोगों ने कुछ पेमेंट्स की हैं और ये पेमेंट्स की हैं हमने रिफंड कर दिया है। एक हमने 12 मिलियन की पेमेंट की है और कुछ हमने ये जो प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस किया है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि 1 फरवरी को हमने कुछ कैलकुलेशंस, कुछ पेमेंट्स की हैं। हमने 3 पेमेंट्स की हैं 1 फरवरी को। सबसे पहले हमने ये कॉन्ट्रैक्ट वाली पेमेंट की है 12 मिलियन की। उसके अलावा हमने 1 फरवरी को कुछ और काम भी किया है। 1 फरवरी को हमने 5 मिलियन प्रिंसिपल वापस किया है और 6 महीनों का इंटरेस्ट भी स्पेसिफिक बोरिंग का वापस किया है, मतलब पे किया है। तो हम लोगों ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो कहां से पे किया है? अगर तो वो क्वेश्चन में बता दे कि इंटरेस्ट की जो रीपेमेंट है वो हमने कैश से की है, तो फिर हम लोग कहेंगे ठीक है ये कैश से पे हुई है, इसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन क्योंकि इस सवाल में जैसे कि उसने ये बताया हुआ है कि जो लोन हम वापस करते हैं वो लोन स्पेसिफिकली कैश से वापस नहीं हुआ, तो फिर हम लोग उसको ज्यूम करेंगे कि वो भी हम लोगों ने जनरल बोरिंग को यूज किया है स्पेसिफिक लोन को वापस करने के लिए। लोन जब ड्यूरिंग द पीरियड वापस होता है तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट की जो स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर है वो तो खत्म हो गई है, लेकिन क्योंकि ये पैसे हमने स्पेसिफिक बोरिंग के जो वापस किए हैं ये जनरल बोरिंग में से वापस किए हैं, इसका मतलब है कि जनरल बोरिंग हमने मजीद यूज कर ली। तो इसका मतलब यह है कि 1 फरवरी को हमने कुछ और पेमेंट्स की हैं। 1 फरवरी को 2016 को हमने जो पेमेंट्स की हैं, एक पेमेंट तो हमने ये किया कि हमने 12 मिलियन इंटरेस्ट का पे किया। ये 12 मिलियन जो कंस्ट्रक्शन की जो पेमेंट है वो की है। ये 12 मिलियन हम लोगों ने जनरल बोरिंग में से की है क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग तो खत्म हो चुकी है। फिर 1 फरवरी को हमने एक और काम किया है। 1 फरवरी 2016 को हम लोगों ने स्पेसिफिक बोरिंग की अमाउंट भी वापस की है, स्पेसिफिक बोरिंग भी वापस की है। अब ये जो स्पेसिफिक बोरिंग है उसके बारे में उसने ये नहीं कहा कि हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज में से या अपने कैश में से स्पेसिफिक बोरिंग वापस की है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये जो स्पेसिफिक बोरिंग वापस करनी थी ये भी हमने जनरल बोरिंग के पैसों में से ही माइनस की है, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर तो रिक्वायरमेंट थी कि आपने लाजमी तौर पे वापस करने। तो हम लोगों ने 5 मिलियन जो स्पेसिफिक बोरिंग वापस की है ये भी हम लोगों ने जनरल बोरिंग में से ही वापस की है। ओके, और इसके अलावा क्या है जी, एक और उसके अलावा उसने कहा कि 6 मंथली इंटरेस्ट जो है ये भी हम लोगों ने वापस किया है। तो हमने देखना है कि स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर 6 मंथली इंटरेस्ट भला कितना बनता है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने 25 मिलियन की स्पेसिफिक बोरिंग ली थी, इसके ऊपर इंटरेस्ट मेरे ख्याल से 12% चार्ज हो रहा था, जो बिल्कुल 12% चार्ज हो रहा था। तो इसके ऊपर 12% का जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था डेट वाज 6/12। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैंक ने यहां से 1,25,000 रुपए माइनस भी तो किए थे जो हम लोगों ने कमिटमेंट फी के तौर पे माइनस किए थे, तो भाई वो बैंक के चार्जेस हैं। बैंक ने लोन तो आपको 25 मिलियन का दिया है, उसमें से उसने कुछ चार्जेस आपसे लेने थे वो आपके काट लिए हैं, लेकिन लोन तो आपका 25 मिलियन का है ना। तो 25 मिलियन के लोन के ऊपर 12% इंटू 6/12, तो ये जनाब आपके पास बन रहा होगा जी 1.5 मिलियन का। 1.5 मिलियन की ये पेमेंट है और ये भी आप लोगों ने स्पेसिफिक बोरिंग से तो नहीं कर सकते, आपने जनरल बोरिंग से की है 1.5 मिलियन की। तो हम लोगों ने जो टोटल पेमेंट्स की हैं 1 फरवरी को वो की हैं 12 मिलियन का जो कंस्ट्रक्शन की पेमेंट थी वो थी, 5 मिलियन का स्पेसिफिक लोन वापस किया है और 1.5 मिलियन का स्पेसिफिक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया विच इज 18.5 मिलियन। तो टोटल 18.5 मिलियन की जो पेमेंट है वो हुई है 1 फरवरी को। अब जो 1 फरवरी वाली जो 18.5 मिलियन की पेमेंट है ये कब से कब तक चार्ज होगी? फरवरी, मार्च, अप्रैल
और मई में तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन खत्म हो रही है, तो जब हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है तो उस डेट के ऊपर हम लोग जनरल और स्पेसिफिक बोरिंग दोनों की जो कैलकुलेशन है वो ख़त्म कर देंगे। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने तक आपकी ये जो 18 मिलियन की कैलकुलेशन है ये होगी। तो ये कुछ पेमेंट्स थी जिसको हम लोगों ने ज़हन में रखा। एक पेमेंट हमारी एंड पे हुई है, तो वो जो एंड के बाद हुई है, तो वो जो टाइम पीरियड के बाद की जो पेमेंट होती है वो पेमेंट तो है, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी है, लेकिन उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, उसकी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाता। तो ये हो गया जनाब। तो अब हम कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा, हम इस पेमेंट स्केड्यूल के अंदर से जो स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं उनके साथ रेट मल्टीप्लाई करके, जो जनरल बोरिंग्स हैं उनके साथ रेट मल्टीप्लाई करके हम लोग जो रिमेनिंग जो हमारे पास दूसरा जो कंपोनेंट आ रहा होता है बोरिंग कॉस्ट का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं जनाब कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट के ऊपर। कैपिटलाइजेशन रेट में देखिए लोन्स हैं आपके पास, दो लोन्स हैं, लोन ए और बी। हम लोगों के लिए जो कैपिटलाइजेशन रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, इस पूरे साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल वेटेड एवरेज लोन ऑफ जनरल बोरिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर हम लोग एवरेज अमाउंट की बात करें वो हमें चाहिए, और हमें इंटरेस्ट की बात चाहिए, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद इसका फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब हम चलते हैं जनरल बोरिंग की तरफ, के वो जनरल बोरिंग में उसने बताया क्या क्या, जो कि हमने शुरू में ही स्किप कर दिया था, हमने बात नहीं की थी कि जनरल बोरिंग में क्या है। उसने कहा जी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए कैरिंग मार्कअप एट 13% ऑफ पेएबल एनुअली। 28 मिलियन की रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, 13% पेएबल एनुअली है। लेकिन उसने कहा था एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज ₹25 मिलियन। तो जो आपका एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ये टोटल 28 मिलियन फाइनेंस फैसिलिटी की अमाउंट है कि 28 मिलियन का फाइनेंस आप हासिल कर सकते हैं टोटल। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में एक टोटल अमाउंट बता दी जाती है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट आप समझ लें कि मैंडेटरी कि लाजमी नहीं है कि आपने सारा का सारा 28 मिलियन का लोन लिया हो। तो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन में जरा गौर से देखना होगा कि हो सकता है कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में से कुछ अमाउंट उन्होंने यूज ना की हो। जैसा कि उन्होंने यहां पे कहा था एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 25 मिलियन। तो 25 मिलियन जो है वो इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जिसको हम लोग अपनी एवरेज रेट के अंदर, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर लेंगे, और इंटरेस्ट रेट है जनाब इसका 13%। दूसरी की तरफ चलते हैं जनाब। दूसरा है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम बैंक ए। अगेन ये रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी है 25 मिलियन की, क्या 25 मिलियन की फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं बैंक से। द मार्कअप अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज ₹3 मिलियन। ये जो पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन था 9 मंथ्स का, इस टाइम पीरियड के दौरान जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ वो था 3 मिलियन, एंड द एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस ड्यूरिंग दैट ईयर इज 20 मिलियन। तो बैलेंस तो हमें पता चल गया कि 20 मिलियन है, तो हम चले यहां पे लिख लेते हैं कि 20 मिलियन का हमारा बैलेंस है। प्रॉब्लम यह है कि रेट नहीं बताया हुआ उसने, इंटरेस्ट रेट नहीं बताया हुआ। हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट इसलिए कैलकुलेट करना होता है कि हम अमाउंट से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमें एक्चुअली पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए होता है। हम लोग 25 मिलियन को 13% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 0.13, तो हमारे पास पहला तो साल का इंटरेस्ट आएगा 3.25%, 3.25 मिलियन। इस साल का इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, दूसरी बोरिंग का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन इंटरेस्ट बताया हुआ है कि 3 मिलियन है। लेकिन इस इंटरेस्ट में एक प्रॉब्लम है कि ये 9 महीनों का इंटरेस्ट है, हमें कितना चाहिए, पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो सिंपल है जनाब, आपके पास अगर पूरे 9 महीनों का इंटरेस्ट दिया हो तो आप इसको 12 पे डिवाइड करते हैं, आप इसको 9 पे डिवाइड करते हैं और 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मतलब, अगर आपके पास 9 महीनों का इंटरेस्ट है तो आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, विच इज 4 मिलियन। ले जनाब, तो हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो गई कि रेट उसने हमें नहीं बताया हुआ था, लेकिन अमाउंट बता दी थी कि 9 महीनों का 3 मिलियन का इंटरेस्ट बनता है, तो पूरे साल का कितना इंटरेस्ट बनता होगा, 4 मिलियन का।
अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इंटरेस्ट को टोटल जमा करना है। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर ये बनता है हमारे पास 7.25 मिलियन का, और हमारे पास एवरेज जो लोन ड्यूरिंग द ईयर है डेट इज 45 मिलियन। तो हम लोग लिखेंगे 7.25 मिलियन डिवाइडेड बाय 45 मिलियन, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 7.25 डिवाइडेड बाय 45, 16.11%। 16.11% इज द रेट जिसके ऊपर आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। बोरिंग कॉस्ट आपकी दो हैं, एक तो 8.125 की है जनरल बोरिंग, और एक है 18.5 की जो कि 3 महीनों के लिए यूज होनी थी। तो हम इसी के साथ इसकी कैलकुलेशन करेंगे 3/12, 6/12, और इंटरेस्ट रेट है 16.11 और 16.11%। तो इस तरीके से हमारी जो जनरल बोरिंग जो यूज होंगी वो इस तरीके से होंगी 8,125,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.1611। तो आपके पास रेट आएगा 654,468, 654,468। अच्छा जी, यहाँ पे करेक्शन करनी होगी, ये 3 नहीं ये 4 महीने हैं, तो ये हम इसको कर देंगे 4 मंथ्स, और उसके बाद जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आएगा जी 18,500,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 0.1611। तो हमारे पास ये होगा जी 993,450। तो 993,450, तो जब हम इनको जमा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 654,468 के साथ तो 1647918 आएगा जी, 1647918। तो ये हमारी वो बोरिंग है जो कि हम लोगों ने जनरल बोरिंग के तौर पे लिखनी है। तो हम लोग बोरिंग कॉस्ट, जनरल बोरिंग के कॉस्ट केस में ये अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग से। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे देंगे कि हमारे पास जो जनरल बोरिंग आई है डेट इज 654,468 प्लस 1647918, तो ये हो जाएगी 1647918। जो बोरिंग कॉस्ट जो आप चार्ज कर रहे होंगे वो आपकी होगी, इन दोनों को जमा करने से आएगी। मैं ज़रा कैलकुलेशंस को थोड़ा सा नीचे मूव कर दूं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी विच इज़ द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द ईयर 2016। तो 1647918 प्लस 1250,000 प्लस 800,000 प्लस 125,000 माइनस 137,500, 36,85,000 रुपये की हमारे पास पेमेंट आएगी जो कि हमें कैपिटलाइज करनी है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, दो बातें थी। नंबर 1 कि अगर आपकी बोरिंग कॉस्ट और स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग इकट्ठी आ जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पेसिफिक बोरिंग यूज़ करेंगे, और जितनी स्पेसिफिक बोरिंग आपकी यूज़ नहीं हुई है उतनी देर तक आपका जो सरप्लस फंड है वो इन्वेस्ट होता रहेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि जब जनरल बोरिंग आ जाएगी तो जनरल बोरिंग आप उतनी ही कैपिटलाइज करेंगे जितनी आपने यूज़ की है। और तीसरी बात अगर हम कहें इस सवाल में वो ये थी कि इफ़ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, इफ द लोन इज रिटर्न्ड, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोन वापस कर दे, तो स्पेसिफिक लोन अगर वापस हो गया तो रिमेनिंग टाइम पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो कम होकर चार्ज होगा। हाँ, अगर जनरल लोन वापस करता है तो जनरल लोन जब तक पूरा का पूरा वापस नहीं होगा उस वक्त तक आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना बंद नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कि वो ये कहता है कि ये जो जनरल बोरिंग है इसमें से कुछ लोन हमने वापस कर दिया है, सो व्हाट, जब तक वो लोन पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक आप, और बाकी जब तक वो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम उसको फिर माइनस नहीं करेंगे। इसी सवाल में अगर वो ये कहता है कि ये जो 5 मिलियन है ये स्पेसिफिक लोन का रिटर्न नहीं किया बल्कि जनरल लोन का रिटर्न किया, तो हम फिर उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।